10th of the chapter number 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म्स। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने सीखा था टॉर्क ऑन द करंट कैरिंग लूप, यानी कि कोई कोइल के अंदर यदि करंट पास हो रहा है तो उसके ऊपर टॉर्क कितना लगता है। शायद आपको याद हो तो ओके, यू कैन ट्राई। कितना टॉर्क लगता था? तो टॉर्क का फॉर्मूला बोलो। AIB NIAB, B NIAB, not NIAB, NIAB sin थीटा। ओके, कीप इन माइंड, यदि आपका टारगेट 90 प्लस है तो ऐसे छोटी छोटी बात पे ध्यान रखना है। देखो, मेन फॉर्मूला याद रखने से कुछ भी नहीं होगा। मेन फॉर्मूला यानी कि टाउ इज इक्वल टू NIAB, लेकिन यहाँ साइन थीटा का मीनिंग क्या है? इट इज द एंगल्स बिटवीन, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चंस कैसे ट्विस्ट हो सकते हैं वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। एंगल्स बिटवीन, ये पता है किसी को, मैंने शायद समझाया था तब यदि किसी स्टूडेंट ने थोड़ा फोर्स रखा हो, फोकस रखा हो, या फिर अच्छे से लर्न किया हो लास्ट लेक्चर की नोट्स, तो पता होगा ये थीटा किसके बीच का एंगल्स था, पता है आपको? M and B किसके बीच का? यहाँ M एम एंड, and B अरे magnetic moment यहाँ एम एंड बी है ही नहीं बेटा। अभी वो फॉर्मूला थोड़ा मैंने लिखा है, एम एंड बी साइन थीटा वो अलग फॉर्मूला, अभी मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो इस फॉर्मूला में आई एन बी, किसके बीच का? आई एन बी। वाह वाह वाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। आई को हमने वेक्टर लिया, आई वेक्टर है, आई वेक्टर है तो इसके बीच में एंगल होगा। बोलो ना, एन वेक्टर है ना आई वेक्टर है। ए एंड बी याद रखो बच्चों, ए एंड बी एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। यार थोड़ा यार क्या कर रहे हो? एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर यानी कि पता है ना, कोई भी लूप है तो उसका परपेंडिकुलर को हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, राइट? या फिर नॉर्मल वेक्टर भी बोल सकते, नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो नॉर्मल टू द प्लेन एरिया यानी कि जो एरिया है उसका नॉर्मल की जो डायरेक्शन, लाइक एग्जांपल फॉर में बताऊं, ऐसे मैंने लूप रखा हुआ है, तो इस लूप में समझ लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। लूप को याद रखो, मैं 90 डिग्री में ड्रॉ कर रहा हूँ, लूप से 90 डिग्री उसके नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल उसका थीटा, यानी कि उस एंगल को हमें यहाँ लेना होगा। समझ में आ रहा है सभी को? एमसीक्यू में अभी मैं देख रहा था, वो बुक्स थी DC पांडे, ओके, इसमें ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे से, सॉरी SL अरोड़ा में ये क्वेश्चंस मिला मुझे, राइट? कि ऐसे ट्विस्ट हो सकते क्वेश्चंस। SL अरोड़ा में ये क्वेश्चंस था, थीटा यहाँ उस फोकस ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकते हैं भाई। यहाँ थीटा क्या है? द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक, देखो ना पता चले ना, एटलीस्ट ऐसे ध्यान रखो। इसने कैसे बोला कि भाई एम एंड बी, क्योंकि उसको ये फॉर्मूला याद था, ओके। लेकिन समझ लो आपको ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूला में आप देख सकते हो ना एन के पास वेक्टर है ना आई वेक्टर, तो बचा कौन सा? ई एंड बी। तो एंगल जो होगा वो कहां से आएगा? दूसरे वेक्टर से तो आने वाला नहीं है, दूसरी क्वांटिटी से आने वाला नहीं है। जो भी एंगल होगा तो इस फॉर्मूला में जो क्वांटिटी है, जो वेक्टर क्वांटिटी, उसके बीच का ही एंगल होने वाला है। तो कीप इन माइंड, जब भी कोई भी ऐसे फॉर्मूला आए, इसमें साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी आता हो और थीटा है, आपको पता नहीं है किसके बीच का एंगल है, तो आप उस फॉर्मूला में नजर मारो, उस फॉर्मूला में जो क्वांटिटी वेक्टर है उसके बीच का एंगल वो जनरली हो सकता है। बोलो क्लियर है सभी को? कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? पक्का? यस सर। तो थोड़े न्यूमेरिकल्स ले लेते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स लास्ट टाइम नहीं हुए थे, टाइम हो गया था इसलिए। इक्वेशन से मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है, मैक्सिमम टॉर्क फाइंड करना है किसके ऊपर? तो भाई एक कोइल है, इस कोइल का जो एरिया दिया हुआ है, अभी मैं थोड़े बाहर के क्वेश्चंस होते इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखना। तो इस एरिया यानी कि इस कोइल के ऊपर जिसका एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर, उसके ऊपर जो टॉर्क लग रहा है, मैक्सिमम टॉर्क, उसकी वैल्यू दी है आपको, जस्ट 1 मिनट। तो मैक्सिमम टॉर्क ऑन द कोइल ऑफ द एरिया इज 4 into
10 raised to minus 8 Newton into meter. Now we have to find out the current, right? Questions SL और ऐसे लिया, लेकिन मैंने ट्विस्ट कर दिया क्वेश्चंस को. ओके देखो, हुआ ऐसा कि क्वेश्चन लिख रहा था, माइंड कुछ कहीं कुछ घूम रहा था, तो मैंने भूल से ऐसा लिख दिया फाइंड द करंट. अब ऑलरेडी क्वेश्चंस में करंट दिया हुआ था, तो मैंने क्वेश्चंस को क्या हुआ, पूरा क्वेश्चंस इरेज ना करना पड़े, ओके व्हाइटनर ना लगाना पड़ा, तो मैंने क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया. तो आप देखो कोई भी क्वेश्चन उसको अलग अलग मेथड से सोचो, भी ये क्वेश्चन है इस मेथड से पूछ सकते, इस क्वेश्चन में ये ट्विस्ट हो सकता है. तो जब एक ही न्यूमेरिकल्स की खाली प्रैक्टिस करो, लेकिन ऐसी प्रैक्टिस करो, इतना सोचो उसके अंदर कि कहीं से भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप खुद कर सकते हो. समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ सभी को? चाहे 10 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करो, इससे बेहतर है कि खाली एक ही करो, लेकिन उस एक न्यूमेरिकल्स में, उस क्वेश्चंस में वही न्यूमेरिकल को यदि 10 मेथड से पूछना हो तो कैसे पूछ सकते हो, सोचो खुद. जिससे क्या होगा, आपका लॉजिक, आपका दिमाग जो है उसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगेगा और बाहर आपको टॉर्क मिलेगा, यानी कि रिजल्ट मिलेगा, राइट? सो करंट यहाँ फाइंड करने को दिया हुआ है, करंट फाइंड करना है क्वेश्चंस के अंदर. सॉरी, व्हेन द करंट इट इज 100, करंट ऑलरेडी दिया है माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर. सो फाइंड करना मैग्नेटिक फील्ड. क्वेश्चन में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की जगह ऐसा लिखा था मैग्नेटिक इंडक्शन. काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होता है, सर मैग्नेटिक इंडक्शन तो कहीं कहीं आया ही नहीं है टॉपिक के अंदर, तो वो क्या होता है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड. बोलो कोई डाउट है इसके अंदर? इंडक्शन एंड फील्ड एक ही चीज है, वैसे क्वेश्चन ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी कि I have to find out the magnetic field. Okay, now we have the formula of torque on the current carrying conductor, that is torque is equals to NIAB sin theta. Now this is the maximum torque, means what? The maximum value of sin theta, and the maximum value of sin theta, that is 1. theta 90 ले लेते हम, तो एंगल क्या हो जाएगा, sin 91 हो जाएगा. Now torque आपको दिया हुआ है NIAB में, फाइंड क्या करना था, तो B को मैं बना लेता हूं, तो टॉर्क टाउ अपॉन NIA. अब आपके पास वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 into 10⁻⁻⁸. नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न यहाँ कहीं नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि एक ही कोयल के लिए बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न 1 हो जाएगा. नाउ द करंट दैट इज 100 माइक्रो एम्पियर. So the 100 into -6 और एरिया दिया हुआ है 0.04 मीटर स्क्वायर में. ये सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा. आंसर कुछ इस हिसाब से आ रहा है 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर. बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? ये क्वेश्चन था, डेटास दिया था, मैंने वैल्यूज डाल दी. मैं थोड़ा आपको जानबूझ के क्वेश्चंस में थोड़ा इन अंदर घुस रहा हूँ. मैक्सिमम टॉर्क यानी कि sin 90, चाहे तो आप ये फॉर्मूला भी खाली ले सकते थे, ओके यहाँ sin 90 की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको थोड़ा इसलिए अंदर घुसा रहा हूँ कि कहीं कोई क्वेश्चन में ट्विस्टिंग हो तो प्रॉब्लम्स ना हो. नाउ द वी हैव गोइंग टू स्टार्ट सेकंड न्यूमेरिकल्स. ओके, अच्छा न्यूमेरिकल से ध्यान देना, क्वेश्चंस को मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ. क्वेश्चन है कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द 100 टर्न्स रेक्टेंगुलर कोइल. एक रेक्टेंगुलर कोइल है, इसके ऊपर 100 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिया हुआ है 100 टर्न्स. Okay, the coil of length, a coil of length, coil की length दी है, coil की length दी है 40 सेंटीमीटर, and the breadth that is just 1 minute. Okay, आज क्या माउथ है ये, चलो, breadth है 20 सेंटीमीटर. क्वेश्चंस अच्छा है, ध्यान रखना. नाउ द करंट कैरिंग इज 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर पास हो रहा है. ओके, ना क्वेश्चंस में लिखा है व्हेन प्लेस्ड मेकिंग, कैलकुलेट क्या करना है, टॉर्क करना है, टॉर्क फाइंड करना है. कब, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग द एंगल ऑफ थीटा. ओके, ये जो कोइल है, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एंगल ऑफ 60 degree with magnetic field
मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा तो कॉपी पेस्ट करके रखूंगा, तो वो थोड़ा आपका और मेरा भी टाइम यूटिलाइज कम हो। मैग्नेटिक फील्ड 3 टेस्ला दिया हुआ है। नाउ चलो सॉल्व करते हैं। पहले कोई स्टूडेंट्स ऐसा है जो बताएगा क्या क्या वैल्यू डालनी है। चलो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ, टॉर्क का फॉर्मूला लगाएंगे, टॉर्क फाइंड करना है। फॉर्मूला कौन सा है, NIAB cos थीटा। आप बोलोगे सर cos क्यों लिखा, तो चलो sin थीटा लिखता हूं। नाउ n की वैल्यू कितनी है बोलो, 100 I एरिया 80 40 into 20 40 into 20 800 इंटू सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻⁴ होगा ना, आई थिंक 224 मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया भाई, कुछ किया नहीं है, पता चल रहा है आपको। yes sir तो एरिया आपको 8 इंटू 10⁻⁻⁰। मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी है, 3 टेस्ला है। एंगल कितना है, एंगल 60 degree यहाँ मार खा जाओगे। ओके यहाँ मार खा जाओगे, क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हुआ। आपने ऐसा सोचा, मैंने तो अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके आया, लेकिन यहाँ मार खा जाओगे। क्यों क्यों पता है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये फॉर्मूला समझाने से पहले जानबूझ के वही चीज समझाई थी कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम कर रहा है वो चेक करने के लिए। देखो लेक्चर्स अटेंड करना है तो पूरा इन्वॉल्व होके करो, अदरवाइज नहीं करो प्लीज। आपका इन्वॉल्वमेंट 100% होना चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऐसा होना चाहिए, लाइक एग्जांपल फॉर, आप मानोगे नहीं, जब मैं पैम्पलेट लिख रहा होता हूँ, जब बना रहा होता हूँ, आज ही की बात है, ओके आज नहीं सॉरी लास्ट जो पैम्पलेट बन रहा था तब की बात है, और आज भी हुआ था ऐसा। तो फर्स्ट टाइम जब धरती मैम ने ऑब्जर्व किया कि मैं जो अपने हाथ है ना उसको ऐसे ऐसे घुमा रहा था, ऐसे ऐसे, तो उसको लगा ये क्या कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि इतना इन्वॉल्व। मैं खुद टीचर हूँ फिर भी चेक करता हूँ हर बार कि इतने इन्वॉल्वमेंट रखता हूँ कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। इन्वॉल्वमेंट यानी कि इस टाइप का इन्वॉल्वमेंट आपका भी होना चाहिए। मैं जैसे आपको भी समझा रहा होता हूँ, तब मैं अपना खुद का भी जो जब डायरेक्शंस बताने के लिए अपना खुद का भी हाथ किया डायरेक्शन पाम रूल्स में जब लगाता होता तो ऐसे एक्ट कर रहा होता। तो आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ होना चाहिए। तो यहाँ देखो एंगल्स के बारे में कुछ लिखा था, क्या है, एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। और यहाँ क्वेश्चंस में कुछ दिया था, एंगल्स किसके बीच का है, देखो व्हेन ये जो है कोई उसको कहाँ रखा, मेकिंग द एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ ध्यान दो, ये समझ लो कोइल है आपकी, सॉरी ये कोइल है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड है, उसके साथ का एंगल इस कोइल को मैग्नेटिक फील्ड से 60 डिग्री रखा हुआ है। तो क्या हो, ये जो फॉर्मूला में थीटा आता है, इस थीटा की बात की थी, याद करो मैंने किस एंगल किसका, थीटा यानी कि क्या था, एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री जब यहां बना रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल के बीच का एंगल ये है, नहीं कि ये, ध्यान रखो। क्वेश्चन यहाँ ऐसे ट्विस्ट हो सकते हैं कि यहाँ हमें बोल दिया कि एंगल जो है 60 डिग्री दिया, हम तो अपना जुस्से में आके डायरेक्टली NIAB sin थीटा वैल्यू डाल सॉल्व कर दिया पूरा। कब जब पेपर में चेक करते हो, साइंस में मार्क्स नहीं आते तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस में ट्विस्टिंग होता है, आपको भी पता नहीं चल रहा। रैंकर स्टूडेंट्स भी मार्क खा जाते हैं, 90-95% 10th में लाते होते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर 60-55 पे चले जाते हैं 12th के अंदर, स्पेशली फॉर फिजिक्स के अंदर खास। तो ध्यान रखो, ऐसी छोटी चीज के ऊपर फोकस रखना है। भाई पता चल रहा है सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है, ये एंगल थीटा था, वो किसके बीच का था, मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। थीटा इज एंगल्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल। और यहाँ दिया था क्या, व्हेन प्लेस्ड मेकिंग एंगल 60 डिग्री विथ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इस कोइल का मैग्नेटिक फील्ड के साथ का एंगल दिया हुआ था। नाउ चलो अब थीटा बोलो कितना होगा, 30 30 डिग्री। क्यों, तो
कॉमन लॉजिक है, यहाँ पूरा 90 है तो ये भी पूरा 90 होता, 90 में ये 60 चला गया तो ये थीटा कितना होगा, तो 90 माइनस 60, तो आंसर 30। अब कर लोगे सॉल्व, वैल्यू बची। खास ध्यान रखना आईएमपी क्वेश्चंस था, कोई डाउट है? आंसर 120 न्यूटन इंटू मीटर आता है। एक चीज आपसे कंप्लेन है, आज आपने किसी में से कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था मुझे याद दिलाई सर आज की टेस्ट क्या है, एक भी, नन ऑफ एनी वन स्टूडेंट्स भी कोई नहीं निकला आपकी ग्रुप में से जो मुझे याद करा सर आज कौन सी टेस्ट है, कल परसों कोई किसी ने कभी मैसेज नहीं किया था। यार शर्म आनी चाहिए, अब मेरे लिए पढ़ रहे हो, हमारे लिए पढ़ रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हो कि भाई काफी बार चलो सर को याद तो पूछ तो ले, आपने पूछा भी नहीं सर आज कौन सी टेस्ट है या कल किसकी टेस्ट है सर, कि भाई हम स्टार्ट कर दे लर्न करना। मैं बताऊं तो देनी है, देने के लिए दे दोगे। ओके, आप में से किसी ने ये याद नहीं किया, इसलिए पनिशमेंट के रूप में आपको कल कंपलसरी 4 o'clock पे, यदि कोई लेक्चर्स होगा तो हम टाइम चेंज कर देंगे, 3 o'clock कर देंगे, 3 o'clock पे इस पूरे चैप्टर्स की टेस्ट देनी है। कुछ भी करो शाम को, ओके शाम को कुछ भी करो, मैं भी काफी बार पैम्पलेट या नोट्स नहीं बनती तो शाम को बार बार 1-1 बजे तक बना देता हूँ। ओके, तो आपको भी कुछ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। कल 3 o'clock पे इस चैप्टर की टेस्ट होगी। कल मैथ्स की टेस्ट रखी हुई है फैकल्टी ने, नीलेश सर ने, मैथ्स की टेस्ट नहीं है ना आपको? ओके, तो कल कंपलसरी फिजिक्स की 3 o'clock पे टेस्ट होगी फिजिक्स की। चलो, इस सब में कोई डाउट है? नो सर। चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। ओके, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जनरली कि आईएमपी भी है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार इस शायद सीबीएसई में शायद ये टॉपिक कट है, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन अभी मैं समझा देता हूँ आपको। आईएमपी गुजरात बोर्ड में थोड़ा ज्यादा रहेगा, ओके, क्योंकि जनरली गुजरात बोर्ड में थियरिकल ऐसे टाइप के क्वेश्चन 4-4 मार्क्स में पूछ लेते हैं। क्या है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर? तो पहले आपको गैल्वेनोमीटर का तो पता होना ही चाहिए। क्या करता है गैल्वेनोमीटर, पता है किसी को? shows the presence of current. ओके, इट इज यूज्ड टू, सॉरी इट इज अ डिवाइस, यानी कि ये ऐसा डिवाइस है जो कहाँ यूज होता है, टू मेजर, जनरली मेजर अ वेरी स्मॉल करंट। अब बोलेगे सर गैल्वेनोमीटर नहीं एमीटर यूज होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर भी ऐसे टाइप के होते हैं जिसमें मेजरिंग होता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं टू डिटेक्ट द करंट। इट इज द बेस्ट सुटेबल डेफिनेशन टू डिटेक्ट द करंट। गैल्वेनोमीटर क्या है? वन टाइप ऑफ द डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट। बोलो कोई डाउट है इसमें? गैल्वेनोमीटर क्या काम कर रहा है? करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। चलो अब हम प्रिंसिपल्स बात करते हैं कि आपको पता था कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में मैंने जैसे रखा था उसके ऊपर क्या लग रहा था? टॉर्क लग रहा था कि नहीं? और उस टॉर्क के हिसाब से वो क्या करेगा? रोटेट करता था। तो बस वही प्रिंसिपल को यहाँ अप्लाई करना है। क्या लिखना है? मैं थियरिकली है तो ओरल बोल देता हूं। करंट कैरिंग कोइल प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक, करंट कैरिंग कोइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई करंट कैरिंग कोइल को इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं रख देता हूं, करंट कैरिंग कोइल को, आपको याद है कि नहीं लास्ट टाइम का टॉपिक यार, मैग्नेट 2 थे उसमें कोइल रख दी थी, बाद में इसके ऊपर टॉर्क लग रहा था। तो करंट कैरिंग कोइल को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तब उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और वो टॉर्क की वजह से वो क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। और उस रोटेशन से हम एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी कि एंगल मेजर करते हैं। ये जो रोटेशन है समझ लो, यहाँ मैंने स्प्रिंग लगाई तो ये रोटेट हुआ ऐसे अलग अलग एंगल से, तो इस एंगुलर डिफ्लेक्शन से हम क्या मेजर करेंगे? करंट मेजर करते या फिर डिटेक्ट करते। बोलो कोई डाउट है प्रिंसिपल में? बेसिक प्रिंसिपल है, लास्ट टॉपिक का स्टेटमेंट लिख देना है आपकी कि भाई कोई भी करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से वो क्या करता है? रोटेट करता है। उस रोटेशन को हम यूज करेंगे क्या मेजर करने के लिए? करंट मेजर करने के लिए, या फिर
वी कैन यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, प्रिंसिपल में कोई डाउट किसी को? नो सर. ओके, अब कैसे काम कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे. फिगर्स देख लो पहले. तो आपने जैसे देखा होगा नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है. ओके, ये आपका टॉप व्यू है और ये आपका फ्रंट व्यू है. टॉप व्यू से देखोगे तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा, फ्रंट व्यू से देखोगे तो कुछ इस हिसाब से देखेगा. मैं दोनों को एक साथ कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूजन ना हो. ओके, चलो. सो बेसिक कंस्ट्रक्शन हम देख लेते हैं. कंस्ट्रक्शन क्या है नीचे है, लेकिन अभी मैं यहाँ ही समझा देता हूँ. ओरली थियरिकली समझाऊंगा. शायद ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर वाला टॉपिक था, उसमें क्या था कि थोड़ा आप एनिमेटेड वीडियो देखोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा. लेकिन फिर भी अभी मैं थोड़ा थियरिकल समझा देता हूँ. बाद में आपको एक वीडियोस की लिंक भेजूंगा, उस वीडियो को आप बाद में देख लेना, या फिर अभी यहाँ मैं ऑनलाइन बता दूंगा. चलो, क्या था, क्या करना है. पहली चीज तो आपको करना है, 2 मैग्नेट लेना है. हॉर्स शूज मैग्नेट होने चाहिए. हॉर्स शूज मैग्नेट के बारे में पता है ना आपको? हॉर्स शूज मैग्नेट. ओके, उस मैग्नेट के बीच में क्या रखना है आपको, तो कोई एक सिलिंड्रिकल वायर, सिलिंडर लेना है. यहाँ जनरली वर्ड यूज किया, वहां यहाँ शायद रेक्टेंगुलर फ्रेम का वर्ड यूज किया हुआ है, लेकिन यू कैन यूज द सिलिंड्रिकल फ्रेम ऑल्सो. ओके, उसके ऊपर ऐसे वायर लगा देना है. देख सकते हो यहाँ ऐसे वायर लगाए हुए है. पे पता चल रहा है ना आपको, ये वायर ऐसे Yes, इसके yes, ऊपर Yes, लगा. sir. नाउ अब इसके ऊपर वायर लगा दिया. नाउ दूसरा क्या काम करना है, उस पूरा का पूरा जो हमने फ्रेम बनाया कि भाई कोयल ली, कोयल के ऊपर वायर लगा दिया. ओके, बाद में उसको एक बीच में होलो वायर, जनरली होलो आयरन कोर होता है, तो जनरली क्या होता है उसको हम ऐसे बीच में रख देते. ओके, ऐसे बीच में रख देते. बाद में उसके साथ ऐसे स्प्रिंग लगा देते, यहाँ और यहाँ. स्प्रिंग लगाने के बाद आपको थोड़ा शायद अभी कंस्ट्रक्शन थोड़ा दिक्कत होगी. ओके, लेकिन मैं आपको बाद में वीडियो समझा दूंगा, वीडियो बता दूंगा. नाउ दूसरा क्या करना है, ऐसे रखना है कि जो जनरली इजीली ऐसे घूम सके. समझ में आ रहा है? ऐसे टच नहीं होना चाहिए दोनों मैग्नेट के साथ. ओके, एकदम फ्रीली सस्पेंडेड होना चाहिए, आराम से फ्रिक्शनल लेस होना चाहिए, जिससे कोई फ्रिक्शन ना लगे और इजीली घूम सके, यानी कि रोटेट हो सके. इतना समझ में आ रहा है सभी को? नाउ yes. अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करंट पास करेंगे. किसके अंदर से? यहाँ मैंने करंट पास किया इसके अंदर से, ये जो वायर्स था ना. अब आपको पता है कि इसके अंदर करंट पास करूंगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो आपको पता है कि 2 मैग्नेट के बीच में मैं कोइल रखता हूं और इसके अंदर से करंट पास कर रहा हूं, तो इसके अंदर से क्या जनरेट होती है? मैग्नेटिक फील्ड. उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है. सिमिलरली यहाँ हमने खाली सिलेंडर लिया, बाकी कोई भी फर्क नहीं है. वो कोयल समझ लो सिलेंडर के फॉर्म में. तो सिलेंडर में वायर घुमाया, करंट पास किया 2 मैग्नेट के बीच में करंट कैरिंग कोयल को मैंने रख दिया. इसके ऊपर क्या लगता है? टॉर्क लगता है. क्या लगता है? सब टॉर्क लगता है. और उस टॉर्क की वजह से वो जो कोयल है, ओके, वो कोयल है, वो स्प्रिंग की वजह से, सॉरी स्प्रिंग लगाई होती है, उस स्प्रिंग की वजह से क्या होती है? कोयल रोटेट होती है ऐसे. समझ में आ रहा है? ओके, वो ऐसे रोटेट होगी. जैसे स्प्रिंग है आपके पास, आपने एकदम खींचोगे या फिर उसको कॉम्प्रेस करोगे तो क्या होता है? इस टाइप का कुछ सिचुएशंस होता है. अब वो जो रोटेशन एंगुलर डिफ्लेक्शन हो रहा है, इसके हिसाब से हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे एंगल. जैसे समझ लो भाई, आपने देखा कि भाई 10 डिग्री आया, तो आपके पास ये आपने ये एक लिस्ट बनाई भाई 0 से लेके 100, 360 तक. तो यहाँ भी क्या होगा? आपको पता है कि ये जो है वो इतना मेजर हो सकता है भाई, ये एंगल यदि 90 है तो ऐसे में क्या करूंगा? ऐसे कोयल में कैलिब्रेशन कर दूंगा. बाद में ये अलग अलग कोयल जो है वो रोटेट होती रहेगी. ओके, ये कोयल जो है वो रोटेट होती रहेगी और बाद में धीरे धीरे रोटेशन से हम क्या करेंगे? कोयल को देखेंगे भाई इतना हुआ तो इतना करंट पास हुआ, इतनी रोटेट हुई तो इतना करंट पास हुआ. थोड़ा समझ में आ रहा है सभी को मैं क्या कहना चाहता हूँ? यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, जस्ट 1 मिनट में एक अटेंडेंस ले लेता हूँ.
ओके नाउ तो क्या हुआ कि कोयल जैसे जैसे रोटेट होगी तो हम बाहर से ऐसे कैलिब्रेशन, ये जो कोयल होती है राइट, पॉइंटर, सॉरी कोयल नहीं पॉइंटर, वो पॉइंटर रोटेट होगा तो हम पता चलेगा भाई यहाँ पॉइंटर हुआ तो इतना करंट होगा, यहाँ पर पॉइंटर हुआ तो जैसे जैसे आप ज्यादा टॉर्क लगेगा ऐसे जैसे क्या होगा, ज्यादा रोटेशन होगा, और ज्यादा रोटेशन होगा पहले क्या करोगे, यहाँ से करंट ज्यादा पास करोगे, करंट ज्यादा पास हुआ तो उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा तो एंगुलर डिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ज्यादा ऐसे घूमेगा वो पूरा, और एंगल ज्यादा घूमेगा तो उसको हम ऐसे यहाँ से मेजर कर लेंगे। तो पता चल रहा है सभी को क्या हुआ? श्योर? कंस्ट्रक्शन में कोई डाउट है किसी को? अब मैं आपको एक वो वीडियोस बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले 2-3 फॉर्मूलाज जो इसके ऊपर है वो बाद में पहले समझा देता हूँ, बाद में वीडियो बताता हूँ। क्या है यहाँ, तो समझ लो इसके ऊपर जो टॉर्क लगाओ कितना होगा। तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, वो आगे वाले टॉपिक से ही। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी सेम ही होगा, NIAB। भाई समझ में आ रहा है ना, NIAB। यहाँ हम एंगल sin 90 लेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। sin 90 का रीजन क्या है कि इसको हम रेडियल फील्ड बोलते हैं। कौन सी फील्ड बोलते हैं? रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड का मीनिंग क्या है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो 90 डिग्री पे अंदर घुसेगी और 90 डिग्री से बाहर निकल जाएगी। समझ में आ रहा है ना, 90 डिग्री से अंदर घुसी, 90 डिग्री से बाहर, तो एंगल तो sin 90 हो गया, तो वो तो हम लेना नहीं है। ये हुआ कौन सा फोर्स, तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। डिफ्लेक्टिंग फोर्स सॉरी टॉर्क, उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। भाई करंट पास करने से टॉर्क जनरेट हुआ और टॉर्क की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, और वो डिफ्लेक्शन वो टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin 90। अब स्प्रिंग थी तो कॉमन लॉजिक है, स्प्रिंग समझ लो ऐसी है। अब मैं उसको कॉम्प्रेस करूंगा तो क्या होगा, रोटेशन होगा, कॉम्प्रेस। तो जैसे कोई चीज है उसको, जैसे आपके पास समझ लो कि ये स्प्रिंग है, उसको मैं कॉम्प्रेस यहाँ से फोर्स लगा और यहाँ से फोर्स हो तो कॉम्प्रेस हुई ना। अब बाद में क्या होगा, उसके ऊपर वो जो टॉर्क या फोर्स लगा तो उसके अंदर आपने वो टॉपिक समझा होगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है स्प्रिंग का। आ गया 11th स्टैंडर्ड में, शायद याद हो तो, रिस्टोरिंग फोर्स। Yes, sir. अब यहाँ हम टॉर्क की बात करते हैं तो उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। तो वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो एंगल के ऊपर। जितना ज्यादा ये एंगल ज्यादा होगा, जितना ज्यादा वो मूव होगा पॉइंटर, इतना ही उसके ऊपर रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो इट प्रोपोर्शनल टू एंगल थीटा। प्रोपोर्शनलिटी दूर करे तो कांस्टेंट लगेगा के। इस फोर्स, इस टॉर्क को हम क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क। अब दोनों को हम कंपेयर कर देते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड रिस्टोरिंग फोर्स। तो NIAB इज इक्वल टू के थीटा, या अल्फा भी काफी बार वर्ड यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कोई भी अल्फाबेट यूज करो। आई को मैं यदि मैन बना लू तो I इज इक्वल टू के अपॉन NAB इंटू थीटा या फाई। ओके, जनरली हम थीटा नहीं यूज करेंगे, फाई, क्योंकि टेक्स्ट बुक में कहीं सभी जगह फाई का यूज किया हुआ है, फाई। तो ये हुआ करंट का फॉर्मूला। अब यहाँ ये देखो, के कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो उसको हम भूल जाए तो प्रोपोर्शनलिटी क्या लिख सकते हैं, I प्रोपोर्शनल टू फाई। फाई यानी कि डिफ्लेक्टिंग एंगल। इसका मीनिंग क्या, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग एंगल, और जितना ज्यादा डिफ्लेक्टिंग एंगल उतना ज्यादा पॉइंटर घूमेगा, और जितना पॉइंटर घूमेगा उतना यहाँ से हम वैल्यू चेक कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पहला तो हमने करंट पास किया, करंट पास करने से टॉर्क हुआ, उस टॉर्क की वजह से फॉर्मूला मिला NIAB, जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ हमने एक्स्ट्रा क्या किया था, तो स्प्रिंग लगाई थी। तो स्प्रिंग के ऊपर जो टॉर्क लगा उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वो पता है आपको, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर आ गया। तो टॉर्क इज इक्वल टू KFI, तो ये आपको दूसरा फॉर्मूला। अब दोनों को कंपेयर किया हमने, दोनों को कंपेयर करके I को मेन बना लो, बाकी सारी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो I प्रोपोर्शनल टू फाई ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, यदि हम I, एक 2-3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझ लेते हैं। करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी यानी कि क्या भाई, छोटे से छोटे करंट से
ये डिफ्लेक्शंस होता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल फॉर आपके पास वो वेट मशीन है, ओके, आपके पास वो वेट मेजर करने का जो मशीन होता है, वेट, तो उसके ऊपर आपने समझ लो कि खड़े हो गए उसके ऊपर और चेक किया कि कितना कितना वेट आ रहा है, तो भाई लाइक एग्जांपल फॉर 80.5। अब समझ लो आपने आप लाइक एग्जांपल फॉर आपकी खींचे यानी कि पॉकेट में से एक पेन है वो निकाल ली, फिर भी वो क्या हो रहा है, 80.5 हो रहा है, तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हुई, कम हुई। समझ में आ रहा है कि नहीं। लेकिन समझ लो कोई दूसरा मशीन था, इसके ऊपर खड़े हो गए, वही पेन आप निकाली, तो यहाँ आपको ऐसा कुछ वैल्यू मिल रही है 80.49। तो ये क्या हुआ, ज्यादा हायर सेंसिटिव हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। आप जो करंट पास कर रहे हो, छोटे से छोटे करंट से क्या वो डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, ये पॉइंटर जो है वो जो डिफ्लेक्शन होता है कि नहीं, यदि डिफ्लेक्शन होता है तो हाई सेंसिटिव होता है। तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यदि डिराइव करना है तो बहुत इजी है। ये जो फॉर्मूला इसमें से आपको पता है कि I इज इक्वल टू KNAB इंटू 5 है, 5 को हम यहां ले लेते, तो करंट पर एंगुलर डिफ्लेक्शंस को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। एमपी क्वेश्चन है और इजी भी है बहुत। करंट सेंसिटिविटी यानी कि क्या, करंट पर डिफ्लेक्टिंग एंगल, तो उसको हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये सारे फॉर्मूलाज के ऊपर, वैल्यू के ऊपर। वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी आती है, भाई ये जो करंट पास किया, वोल्टेज चेंज हुआ, उसका क्या डिफ्लेक्शन मिलता है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में क्या करेंगे बोलो। देखिए एक मिनट हमने एक भूल की, 5/I आएगा, I/5 नहीं, I इज इक्वल टू KNAB इंटू 5। वोल्टेज सेंसिटिविटी को बनाना है तो ये वैल्यू को इससे लेनी है, ओके। तो NAB अपॉन K इज इक्वल टू 5/I, ओके। वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि क्या होगा, एंगल पर यूनिट करंट, एंगल पर यूनिट करंट, रिफ्लेक्टिव एंगल पर यूनिट करंट। अब क्लियर है ना सभी को। भूल से मैंने आई को ऊपर ले लिया। समझ लो यही क्वेश्चंस में वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बनाना है तो आपको पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। यही फॉर्मूला में क्या करना है, I की जगह हम क्या करेंगे, V/R लिखेंगे। तो R जो है डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये वैल्यू को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, NAB अपॉन KR इज इक्वल टू एंगल पर वोल्टेज। तो इसको हम बोलेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी। बोलो कोई डाउट है वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में, किसी को भी वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का ना? ओके। एक चीज मुझे पता है कि यहाँ आपको थोड़ा दिक्कत होगी क्योंकि ये कैसे काम कर रहा है सर, इसका वर्किंग कैसे, तो इसके लिए बेटा आपको पॉसिबल हो तो वीडियो देख के ही ज्यादा इजीली समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है 10th स्टैंडर्ड में मोटर जनरेटर आता तो उसका वीडियो देखने से ज्यादा पता चलता है। सिमिलर यही सिचुएशन, तो उसका मैं यूट्यूब से एक वीडियो की लिंक आपको ग्रुप में बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद में भेज देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या है कि एक लेक्चर रख दिया है 45 का, क्योंकि आपका ऑलरेडी लेक्चर था तो मैंने 15 मिनट सर को बोला था कि मैं 15 मिनट लेक्चर पहले खत्म कर दूंगा, तो बाद में वापिस सर ने 6 बजे का रख दिया, तो पता नहीं है मैंने। चलो थोड़े न्यूमेरिकल्स एक दो ले लेते, सॉरी उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ले लेते। किसके? गैलोमीटर के। तो पहला एडवांटेज है तो हम करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही उसका मेन प्रिंसिपल है। दूसरा एडवांटेज आपको याद हो तो व्हिटस्टन ब्रिज आता था, अब मुझे यहाँ गैलोमीटर लगाना होता था, तो दूसरा यूज क्या है, व्हिटस्टन ब्रिज में था, तो व्हिटस्टन ब्रिज में हम यूज करते थे, याद हो तो आपको, व्हिटस्टन ब्रिज, ओके। ये दोनों लिख देना, तो डिटेक्ट द करंट, टू डिटेक्ट द वेरी स्मॉल करंट, छोटे से छोटा करंट भी क्यों ना हो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा उसका एडवांटेज है व्हिटस्टन ब्रिज का, क्योंकि मैंने ये जानबूझ के एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसे अलग अलग लिखा है, बाकी कुछ है नहीं, आप अपने हिसाब से इसको टॉपिक के अंदर भी डाल सकते हैं ये सारे टॉपिक, ओके। लेकिन जनरली क्या है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 4 मार्क्स में आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसे अलग अलग टॉपिक्स यदि आपको लिखोगे अच्छे से तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है।
डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पहली चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसकी जो सेंसिटिविटी रेशियो होता है, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसका जो सेंसिटिवनेस है वो हम चेंज नहीं कर सकते, इट कैन नॉट चेंज इट्स सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस नॉट बी चेंज्ड। ओके, उसकी जो सेंसिटिवनेस है वो हम चेंज नहीं कर सकते। नाउ सेकंड, बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो हाई सेंसिटिव है, आप छोटा भी करंट पास करोगे तो वो जनरली डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या होगा कि इतना ज्यादा हाई सेंसिटिव है तो आप थोड़ा भी ज्यादा करंट ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ओवरलोडिंग होगा तो पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इट कैन बी डैमेज्ड इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग। हाई सेंसिटिव है वो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि जब हम थोड़ा सा करंट फाइंड करना होता है तब वो एक्चुअली हमारे लिए एडवांटेज फॉर्म है। लेकिन जनरली क्या होता है कि हमारे जो घर के अंदर या फिर इंस्ट्रूमेंट या भी हमारे लैब के अंदर जो पावर आता है ओके वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो काफी बार ऐसा होता है थोड़ा भी पावर ज्यादा आ गया तो जो गैलोमीटर है इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है, तो पूरा का पूरा क्या हुआ समझ लो, ऐसा हुआ सिचुएशन। फिर उसकी एक लिमिट होती है भाई, यहाँ से आपने देखा ओके, यहाँ से आपने देखा कि यहाँ करंट जो है वो 1 से लेके 10 एम्पियर मेजर कर सकता है। अब आपने डाल दिया समझ लो 50 मिली एम्पियर करंट, तो क्या होगा, इसके मैक्सिमम रेंज ही यही है, उसके बाहर तो जा नहीं सकता, तो बाद में क्या होगा, वो फट जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ Yes, रहा sir. है सभी को पक्का? Yes, sir. तो आप न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे, थोड़ा जल्दी है लेकिन अभी कॉन्सेप्ट फिर से देख लो। मूविंग कोइल गैलोरीमीटर, मूविंग कोइल इसलिए क्योंकि वो जनरली रोटेशनल होता रहता है, उसके अंदर से करंट पास होता है इसलिए। तो पहला तो उसका काम क्या है, तो डिटेक्ट द करंट। कौन से प्रिंसिपल से काम करता है, तो जब हम कोई भी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वजह से वो रोटेट होता है, उस रोटेशन को हम एंगली मेजरमेंट करके उसमें से करंट फाइंड कर सकते हैं, वो उसका प्रिंसिपल हुआ। फिगर ध्यान रखना, फिगर अच्छे से बनी होनी चाहिए क्वेश्चंस के अंदर। वर्किंग क्या क्या लिखना है, तो 2 मैग्नेट लिया हमने, सिलिंड्रिकल लूप लिया, बाद में उसके ऊपर कोई लगाया, स्प्रिंग लगाई, पॉइंटर लिया, स्केल लिया, तो ये सब कुछ हम अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में डाल दो। ओके, कोई भी रीड करने नहीं वाला है। एक चीज फिजिक्स के टीचर्स होते हैं ना, वो जनरली थियरिकल चीज ज्यादा रीड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। ओके, मैं आपको एक सीक्रेट बता देता हूँ, तो कोई भी बोर्ड के अंदर भी यही रूल्स होगा, थियरिकल चीज जो जनरली आती है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, डोंट वरी। मेन चीज न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला अच्छे से होने चाहिए, फिगर अच्छे से होनी चाहिए, प्रिंसिपल ये चीज बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे से आप लिख सकते हो। बाद में आपको ये 2 फॉर्मूला एन आई ए बी और के एफ आई को कंपेयर करना है, आई को मेन बना लो और बाकी सारे वैल्यू को हम कांस्टेंट ले, तो आई प्रोपोर्शनल टू 5 से पता चला जितना ज्यादा करंट उतना डिफ्लेक्शंस। बाद में आई बाय 5 करंट सेंसिटिव रेशियो, वोल्टेज सेंसिटिव रेशियो, वो देख लो। करंट सेंसिटिविटी यानी कि करंट सॉरी एंगल बाय करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि एंगल बाय वोल्टेज। याद रखो करंट से फॉर्मूला से वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आया था। ओके, बोलो डाउट है किसी को? ओके, No, अब sir. जो मैं बात कर रहा था वो वीडियोस अभी यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ओके, देखो आया आपका वीडियोस, देखा कुछ? Yes, sir. ओके, तो देखो आराम से। आवाज आ रही है? No, sir. हेलो, Yes, नो sir. सर, नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आवाज की जरूरत नहीं है, आप देख लो, वैसे भी पता चल जाएगा वो जो कैसे काम कर रहा है, वही मेन चीज है। ओके, बाकी लिखते हैं वो लोग, इसे लिखा हुआ है इसलिए पता चल जाएगा वो क्या बोल रहे हो।
एक काम करो, ऐसा करो, मैं ये वीडियो की लिंक ही भेज देता हूँ, क्योंकि आवाज होगी ना तो थोड़ा ज्यादा आपको समझ में आएंगे। ओके Okay, sir. ओके, Okay, sir. तो यहाँ हम लेक्चर्स खत्म करें। Yes, sir. ओके चलो, ओके होमवर्क के अंदर